सेकेंड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है समोत्पत्ति व समलागत रेखाएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइसोक्वांट्स एंड आइसोकोस्ट लाइन। जिस प्रकार उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के लिए तटस्थ वक्र का विश्लेषण आवश्यक है, उसी प्रकार एक फर्म के लिए साधनों का न्यूनतम सहयोग का अध्ययन करने के लिए समोत्पत्ति वक्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले हम समोत्पत्ति वक्र का अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी मीनिंग ऑफ आइसोक्वांट। समोत्पत्ति वक्र अर्थात समान उत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपयोग करके एक फर्म एक वस्तु की समान मात्राएं उत्पन्न कर सकती है। आगे की इस तालिका में बताया गया है कि 10 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए पूंजी व श्रम कितना कितना यूज करके हम प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु ए में पूंजी हमें 17 यूनिट चाहिए, श्रम 2 यूनिट चाहिए। तो यानी 10 इकाई माल के लिए पूंजी 10 और श्रम 2। इसी प्रकार बी बिंदु पर पूंजी 11 और श्रम 3, यानी पूंजी कम कर दी हमने, श्रम बढ़ा दी। तो पूंजी का परिवर्तन हुआ 17 - 11 6 और श्रम का परिवर्तन हुआ 3 - 2 1। और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRTS L4C = -ΔC/ΔL। डेल्टा C है पूंजी में परिवर्तन, डेल्टा L श्रम में परिवर्तन। तो डेल्टा C हुआ 6 - 6 और डेल्टा L हुआ 1, यानी 6 में 1 का भाग दें तो -6.0। बी से सी बिंदु पर आते हैं तो पूंजी घट जाती है, 11 से 8 हो गई और श्रम हो गया 2 3 से 4। तो पूंजी का परिवर्तन हुआ 11 - 8 यानी -3 और श्रम का परिवर्तन हुआ 4 - 3 यानी 1, यानी 3 में 1 का भाग दिया तो -3.0। सी से हम डी पर आते हैं, पूंजी और भी घट जाती है, 8 से 5 और श्रम हो जाता है 6। तो यानी श्रम पूंजी में परिवर्तन 8 - 5 यानी -3 और श्रम में परिवर्तन 6 - 4 यानी 2। 3 में 2 का भाग दिया तो 1.5। डी से ई पर आने पर पूंजी घटकर 3 हो गई, श्रम बढ़कर 6 से 9 हो गया। तो पूंजी में परिवर्तन 5 - 3 यानी -2, श्रम में परिवर्तन 9 - 6 यानी 3 और 2 में 3 का भाग दिया तो -0.67। एफ बिंदु पर आने पर पूंजी की मात्रा 3 से 2 हो जाती है घटकर, श्रम बढ़कर 9 से 13, तो यानी 3 - 2 1 - 1 यानी 13 - 2 9 यानी 4। 1 में 4 का भाग दिया तो -0.25। हम कोई भी बिंदु लें, ए लो चाहे बी या सी या डी या ई या एफ, सब पर 10 यूनिट माल का उत्पादन होगा, लेकिन श्रम और पूंजी का रेशो सब जगह अलग अलग है। और साथ में ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम पूंजी कम करते हैं, श्रम बढ़ाते हैं, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो लगातार घटती जाती है। अब रेखा चित्र में आप देखें, रेखा चित्र में OX पे हमने श्रम की मात्रा ली है, OY पे हमने पूंजी की मात्रा ली है। ये है सीमांत समोत्पत्ति वक्र जो 10 यूनिट माल को बता रहा है।
ए बिंदु की बात करें तो 16 मात्रा पूंजी की और श्रम की मात्रा 17 मात्रा पूंजी की और श्रम की मात्रा 2। लेकिन जैसे जैसे हम पूंजी कम करते जाते हैं, हमें 10 यूनिट उत्पादन के लिए श्रम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 9 से 13। जब हम सब बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आइसोक्वांट यानी समोत्पत्ति वक्र, जिसके प्रत्येक बिंदु पर 10 इकाई माल का उत्पादन किया जाएगा। इस चित्र में एक समोत्पत्ति वक्र बताया गया है, जिस पर विभिन्न बिंदु साधनों के ऐसे संयोग बताते हैं जिनका उपयोग करके 50 इकाई उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए ए से बी बिंदु को लीजिए। ए बिंदु पर साधन x की OP मात्रा और साधन y की OQ मात्रा प्रयोग करने पर 50 इकाई उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बी बिंदु पर साधनों की x की मात्रा OP1 और y की OQ1 मात्रा उपयोग करके 50 इकाई माल का उत्पादन किया जाता है। समोत्पत्ति वक्र के निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े उत्पादन फलन से प्राप्त होते हैं। एक समोत्पत्ति वक्र की आकृति एक तटस्थ वक्र की आकृति से मिलती जुलती होती है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से समोत्पत्ति के दोनों किनारे ऊपर की ओर उठे होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि बी बिंदु से आगे किसी भी बिंदु जैसे डी पर 50 इकाई माल उत्पादित करने के लिए x और y दोनों की अधिक मात्रा प्रयुक्त की जाती है। फर्म के लिए बी से आगे का क्षेत्र व्यर्थ माना जाएगा और यहाँ पर सीमांत उत्पत्ति x की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है, इसलिए इसे क्षति की पूर्ति के लिए y साधन को बढ़ाना होता है ताकि 50 इकाई ही बनी रह सके। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समोत्पत्ति एक वक्र के ए बिंदु से ऊपर का अंश y साधन के लिए सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है, जिससे 50 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए x और y दोनों की अधिक मात्रा प्रयुक्त की जाती है। ए बिंदु पर स्पर्श रेखा O के समानांतर होती है, जिससे इस पर y की कुल उत्पत्ति अधिकतम और सीमांत उत्पत्ति 0 हो जाती है। फर्म के लिए ए से ऊपर के बिंदु जैसे सी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस पर जाने पर लागत व्यर्थ में बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे समोत्पत्ति मानचित्र यानी आइसोक्वांट मैप। जिस प्रकार एक तटस्थ मानचित्र पर कई तटस्थ वक्र एक साथ दिखलाए जाते हैं, उसी प्रकार समोत्पत्ति मानचित्र पर एक उत्पादक के लिए कई समोत्पत्ति वक्र एक साथ प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जो उत्पत्ति की भिन्न भिन्न मात्राओं के लिए साधनों के भिन्न भिन्न संयोगों को बतलाते हैं। इस चित्र में एक समोत्पत्ति मांग वक्र मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। चित्र में आप देखिए OX पे X साधन यानी श्रम है और OYX पे Y साधन यानी पूंजी है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 समोत्पत्ति वक्र दर्शाए गए हैं। 1, 2, 3, 4। डी बिंदु जिस समोत्पत्ति वक्र पर है वो 20 माल का उत्पादन करेगा। बी जिस पर है वो 40, ए यानी 60, सी यानी 80। जितना ऊंचा अधिक समोत्पत्ति वक्र होता है, उतने ही अधिक माल का उत्पादन किया जाएगा। आगे के चित्र में बताया गया है
एक इकाई श्रम बढ़ाने के लिए हो सकता है श्रम 10 पूंजी इकाई का प्रत्याग करना, लेकिन श्रम की एक इकाई बढ़ाने के लिए 10 से कम जैसे 8 इकाई को त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटेगी, जिससे समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नततर हो जाएगा। चित्र में बताया गया है कि ए से बी तक श्रम की एक इकाई अर्थात डेल्टा एल या ई बी बढ़ाने के लिए पूंजी की डेल्टा सी अर्थात ए मात्रा कम हो जाती है, और पुनः बी से सी तक जाने के लिए श्रम की एक इकाई बराबर एफ सी बढ़ाने के लिए पूंजी की बी एफ मात्रा कम हो जाती है। चित्र से स्पष्ट होता है कि बी एफ मात्रा ए ई से कम है, अतः पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRTS L4C घटती हुई होती है। इस प्रकार C से D तक जाने के लिए पुनः श्रम की एक इकाई GD बढ़ाने के लिए पूंजी की CG मात्रा घटानी पड़ती है। पूंजी की CG मात्रा BF मात्रा से कम है। इस प्रकार चित्र में पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई दर्शाई गई है। ए से बी तक समोत्पत्ति वक्र का ढाल माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एल यानी सीमांत उत्पादन एल का सीमांत उत्पादन अपॉन पूंजी का सीमांत उत्पादन होता है, जो श्रम की सीमांत उत्पत्ति व पूंजी की सीमांत उत्पत्ति का अनुपात होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ए से बी पर जाने पर श्रम की मात्रा डेल्टा एल बढ़ जाती है, पूंजी की मात्रा डेल्टा सी कम हो जाती है, अतः श्रम की मात्रा के बढ़ने से उत्पत्ति में जो वृद्धि होती है वह पूंजी की मात्रा के घटने से उत्पत्ति में होने वाली हानि से पूरी हो जाती है। अतः श्रम की मात्रा में वृद्धि होने वाली उत्पत्ति की वृद्धि दर अर्थात डेल्टा एल गुना एल की सीमांत उत्पत्ति तथा पूंजी की मात्रा की कमी होने पर उत्पत्ति को हानि यानी डेल्टा सी गुना MP यानी पूंजी की मात्रा का परिवर्तन गुना पूंजी की सीमांत उत्पत्ति यानी डेल्टा सी अपॉन पहली शर्त क्या है कि डेल्टा सी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजी का साधनों का अनुपात यानी इनपुट रेशो समान बना रहता है। एक समोत्पत्ति वक्र पर उत्पत्ति की मात्रा स्थिर व साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है, जबकि एक किरण पर यानी रे पर उत्पत्ति की मात्रा परिवर्तनशील और साधन अनुपात स्थिर बना रहता है। आगे हम बनाएंगे समोत्पत्ति वक्र के लक्षण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोपार्ट। पहला है समोत्पत्ति वक्र दाहिनी ओर झुकते हैं। एक फर्म के लिए समोत्पत्ति वक्र का जो कार्य क्षेत्र होता है वह वक्र के नीचे और दाहिनी तरफ झुकते हैं। इसका अर्थ है कि माल की समान मात्रा उत्पन्न करने के लिए यदि एक साधन की मात्रा कम की जाती है तो दूसरे साधन की बढ़ाई जाती है। यदि श्रम का उपयोग घटाया जाता है तो पूंजी का उपयोग बढ़ाया जाता है। दूसरा है ये मूल बिंदु से उन्नततर होते हैं, यानी एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती जाती है, जिससे तटस्थ वक्र मूल बिंदु की उन्नततर होता है। उसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र पर भी एक साधन दूसरे साधन से प्रतिस्थापित किया जाता है और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। पूंजी के लिए श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पूंजी की वह मात्रा होती है जिसके बदले में श्रम की एक इकाई प्रतिस्थापित की जाती है, ताकि पहले जितनी ही उत्पत्ति मात्रा प्राप्त हो सके। मान लीजिए
हम 50 पूंजी की इकाई 1 इकाई श्रम के उत्पादन प्रारंभ करते हैं। शुरू में 1 इकाई श्रम बढ़ाने के लिए 10 पूंजी का प्रत्याग करना पड़े, लेकिन श्रम की और 1 इकाई बढ़ाने के लिए 10 से कम अर्थात 8 पूंजी की इकाई का प्रत्याग किया जाएगा। इस प्रकार पूंजी के लिए श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटेगी, जिससे समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु का उन्नत दर हो जाएगा, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अब चित्र में देखिए, OX पे हमने श्रम की इकाइयाँ ली हैं, OY पे हमने पूंजी की इकाई ली है। एक समोत्पत्ति वक्र ये है जहाँ 50 इकाई का उत्पादन होता है। शुरू में A बिंदु पर आप पूंजी ज़्यादा होती है, श्रम कम होता है। B बिंदु पर पूंजी की मात्रा पहले की तुलना में कम, श्रम बढ़ता जाता है। C पर फिर और कम होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, हम जब एक ही इकाई श्रम की बढ़ाते हैं, पूंजी की जो त्याग करने की इकाई लगातार घटती जाती है, अर्थात तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को दर्शाता है, यानी मूल बिंदु से उन्नत दर होता है। इसमें हमने 2 शर्तों की बात की, यानी 2 शर्त क्या है कि डेल्टा C गुना यहाँ पर माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा L इजिकल टू MPL अपॉन MPC, यानी MPL यानी श्रम की सीमांत उत्पत्ति, MPC यानी पूंजी की सीमांत उत्पत्ति का अनुपात होता है। अगर इसमें हम भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? MRTS फोर्स। MRTS फोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए, इस शर्त में MRTS कैसे हम निकाल रहे हैं? सीमांत उत्पत्ति, श्रम की सीमांत उत्पत्ति में पूंजी की सीमांत उत्पत्ति का भाग देकर हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकाल देते हैं। यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह हम छोड़ देते हैं। चित्र से हमें ये मालूम पड़ता है कि समोत्पत्ति वक्र के एक बिंदु पर भी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, उस बिंदु पर वक्र के ढाल के बराबर होती है। इसके लिए हमें एक स्पर्श रेखा का डालकर उस ढाल को ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में आप देखिए कि एक समोत्पत्ति वक्र है और एक समोत्पत्ति वक्र ये है। यहाँ पर A बिंदु और B बिंदु है। A बिंदु पर हम ढाल कौन सी खींच रहे हैं? MN, और बिंदु पर ढाल है वो है RS, और इसके द्वारा हम तकनीकी की प्रतिस्थापन की सीमांत दर को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा लक्षण है, 2 समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ये लक्षण बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। यदि 2 समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो इसका आशय होगा इस बिंदु पर वस्तु की 2 भिन्न भिन्न मात्राएं साधनों के एक अनुपात पर उत्पादित की जा सकती है, जो कि व्यवहार में असत्य है। अतः 2 समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। थैंक यू वेरी मच।